सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, पार्षद भी हैं और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सब हैं, प्रधान सचिव हैं, अभियंता प्रमुख से लेकर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी। यहाँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी हैं, अभिषेक जी भी और सारे हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोगों ने जो मुख्य रूप से जो बांध के टूटान स्थल थे, जो दो रूनी सैदपुर में थे, एक बिलसंड में था। जैसे दो रूनी सैदपुर में जो तिलक ताजपुर और लुनौरा था और बिलसंड में जो मदकौल था, उन सब स्थलों का उस ब्रीच पॉइंट पे जाके, मतलब टूटान के ग्राउंड जीरो जो कहते हैं, वहाँ पे जाके हम लोगों ने उसको देखा है। जिला प्रशासन के भी लोग थे और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, जैसा कि हमने कहा, प्रधान सचिव और अभियंता प्रमुख के साथ साथ जो इस विषय के बाढ़ और बाढ़ से बचाव या बाढ़ के भविष्य के लिए उनका पुनर्स्थापन, इन सब मामलों के जो विशेषज्ञ अधिकारी लोग हैं, उन सब की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने तीनों जगह का दौरा किया और हम लोगों ने देखा है कि मुख्य रूप से उस स्थल पर गहराई से उस चीज़ को समझने का मकसद यही थोड़ा रहता है कि आखिर टूटने के कारण क्या हुए और फिर आगे इस तरह की बात फिर नहीं हो, इसके लिए हम लोग और क्या क्या निरोधात्मक उपाय कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा है, उसका अध्ययन किया है। हम लोगों ने आपस में विमर्श भी जो तात्कालिक होता है वो किया है। अब यहाँ से जाके कल हम लोग उस पर आके विस्तृत समीक्षा करेंगे और वहाँ पे जो लोग सही माने में बहुत ही दर्दनाक हालत उन इलाकों की हो गई, क्योंकि इस बार पानी ही इतना आएगा। शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा हुआ हो कि इतिहास में इतना पानी कभी नहीं आया। हम तो गांव पे टूटान स्थल पर जो वहाँ के नागरिक ग्रामीण थे, उन लोगों से हम लोगों ने बात की। उन लोगों का कहना है कि सर, हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पिताजी भी कह रहे हैं जो अत्यंत बूढ़े हैं, जो इतना पानी कभी नहीं आया। और स्वाभाविक रूप से हम लोग के विभाग का भी आकलन यही है कि ये इतना पानी कभी नहीं आया था और इसका कारण भी हम लोगों को पता है ही एक तरह, क्योंकि इतना सूचना तकनीक से लेके अन्य आईटी डेवलप हो गया है कि हम लोगों को सारी सूचनाएं नेपाल से भी एकत्रित होते रहती हैं। तो इस बार अधिक बारिश और अधिक प्रबल रूप से पानी का प्रवाह आने की संभावना तो थी, लेकिन ये किस किस्म का होगा ये अंदाज़ा किसी को नहीं। यहाँ तक कि आप समझिए कि हम लोग को तो पानी नेपाल से आता है। नेपाल खुद बिल्कुल ही असावधानी की स्थिति में था। इतना पानी हुआ कि वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग को तो अपुष्ट खबरें ही हैं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन 150 से 250 आदमी बह गए वहाँ के जो खबर आ रही है। लेकिन हम लोगों ने उस हिसाब से अपने यहाँ स्थिति को नियंत्रित रखा है और पानी नेपाल का भी कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं मीडिया में भी खबर आ जाती है कि नेपाल ने पानी छोड़ा। अब बिहार में बड़े तनावपूर्ण और भयंकर बाढ़ की स्थिति। नेपाल पानी छोड़ता नहीं, क्योंकि नेपाल के पास कोई छोड़ने और पकड़ने की व्यवस्था नहीं। जो भी महत्वपूर्ण जो दो नदियां हैं, यानी पश्चिम में गंडक, पूरब में कोसी, या यहाँ भी जो बीच की नदियां हैं, किसी पर नेपाल में कोई भी ऐसी संरचना नहीं बनी है
जिससे नेपाल पानी को रोके रहे, छोड़ दे, ऐसी कोई बात होती नहीं। वहाँ अगर बारिश होती है तो उस पानी को बिहार के पश्चिम से पूरब पूरे विस्तार से पानी लेके गंगा जी में सब आ जाता है। चाहे घाघरा गंडक हो, पूरब में कोसी महानंदा हो, सारा पानी गंगा के पेट से होते अंत में बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इस बार की बाढ़ की विशेषता दोनों प्रकार की। पहली बात तो पिछले 3 दिनों 27 तारीख से लेकर 29 तारीख, मतलब 27 से 29 सितंबर तक नेपाल में समझिए 3 दिन में औसतन 250 मिलीमीटर वर्षा। ये अपने आप में नेपाल के लिए भी रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी जैसे हमने कहा इधर आना ही। और दूसरी विचित्रता ये थी कि पहले जब कभी इस किस्म के इस मौसम में बाढ़ आती थी तो नेपाल में भी कभी पश्चिमी इलाके में ज़्यादा बारिश होती थी, कभी मध्य इलाके में ज़्यादा बारिश होती थी, कभी पूर्वी इलाके में होती थी। पश्चिम में ज़्यादा बारिश हुई तो उधर घाघरा गंडक में ही बाढ़ आती थी। पूर्वी इलाके में हुआ तो महानंदा कोसी में आता था, बीच में हुआ तो बागमती, कमला, खिरोई और भी जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आती। ये पहली दफ़ा है कि 27 से 29 तक वो पूरे नेपाल के स्प्रेड, मतलब पश्चिम से पूरब तक, जो हमने कहा औसत 240 से लेकर 250